दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आपने देखा बॉयड का मारा हुआ क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाता है। फातिमा के पेट में और कोई नहीं बल्कि वही क्रिएचर ही बढ़ रहा था। और ये सारा किया धरा उस बूढ़ी का है जिस बूढ़ी ने एल्जिन को कहा कि तुम फातिमा को टनल के अंदर बंद कर दो। और फिर जैसे ही एल्जिन ने फातिमा को बेसमेंट के अंदर बंद किया तो वो बूढ़ी औरत फातिमा के पेट में से बच्चा निकाल कर नीचे वाली टनल के अंदर चली जाती है। यहाँ तबिथा को पता चला कि मैं विक्टर की ही बहन हूँ और ये सब कुछ उसने अपने पति जिम को बताया। जिम उसे छोड़कर जरा सा अलग हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पीले कपड़े पहना हुआ बुढ़ा आ गया जो इतना ज्यादा हरामी था कि उसने जूली के लाख मना करने के बावजूद भी जिम के गले को फाड़ कर बेचारे जिम को जान से मार डाला। जूली तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है, लेकिन हमें याद रहे कि वो जूली असली जूली नहीं थी, यानी इस टाइम की जूली तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इधर वो बूढ़ा आदमी जिम को मारने के बाद अपनी जमीन में से एक बक्से को बाहर निकाल कर उसमें से जो कपड़े होते हैं उसको पहनने के लिए अपने कपड़ों को उतारने लगता है और वो बेगैरत लगातार हंसे ही जा रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी पेड़ गिरे होने की वजह से अपनी कार को टाउन के अंदर ले आता है, लेकिन अनबैलेंस होने की वजह से उसने अपनी कार को पुलिस स्टेशन के अंदर ठोक दिया। पुलिस स्टेशन में बॉयड और कैनी पहले से मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें जरा सी भी चोट नहीं आई। कैनी जो बॉयड को लगातार यही समझा रहा था कि हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम सबके लीडर हो, इसलिए अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो सब लोग फिर से बिखर जाएंगे। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही वो कार पुलिस स्टेशन के अंदर जा टकराई, जिस वजह से सभी टाउन वाले उस कार के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। लेकिन बॉयड, कैनी और तबिथा ने उन सबको पीछे ही रहने का बोला और खुद वो जैसे ही कार के पास जाते हैं तो उन्हें पता चला कि कार के अंदर दो लोग हैं, आदमी जिसका नाम है माइकल और लड़की जो उसी की ही बेटी है और उसका नाम होता है सोफी। सोफी के गले के इर्द गिर्द एक नोकीला सा चिमटा फंस रखा था, जिसकी वजह से तबिथा ने उसे जरा सा भी हिलने से रोक लिया। तबिथा ने कहा अगर तुम जरा सा भी हिली तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और इतने में तबिथा ने उसकी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर दी ताकि वो सोफी को यहाँ से फ्री करवा सके, मगर तभी बॉयड पास में मौजूद कैनी को बोलता है जल्दी से जाओ और कुछ औजार लेके आओ, क्योंकि माइकल होश पे नहीं है और शाम होने से पहले पहले उन दोनों को इस जगह से बाहर निकालना होगा, वरना वो गाड़ी के अंदर ही बेमौत मारे जाएंगे। तबिथा ने एक बुक के जरिए नोकीले रॉड को सोफी के गले से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा था। माइकल की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन सोफी लगातार अपने पिता के बारे में ही परेशान हो रही थी और वो तबिथा को कहती है क्या मेरे पिता ठीक भी है या नहीं। तबिथा ने बोला देखो हम तुमसे झूठ नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता उनकी हालत कैसी है, पर अगर तुमने हमारा साथ ना दिया और हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी हालत भी काफी खस्ता हो जाएगी। इतने में ही वहाँ पर बॉयड आ जाता है और बॉयड ने तुरंत ही अपने चाकू से सोफी को लगी हुई सीट बेल्ट को काटना शुरू कर दिया। सीट बेल्ट काटते ही सोफी की सीट को पीछे करके उसने सोफी को सही सलामत बाहर निकाल लिया। यहाँ पर कैनी भी जेड के साथ काफी बड़े बड़े औजारों को ले आता है और देखते ही देखते एम्बुलेंस भी आ जाती है। तबिथा ने सोफी को बाहर निकाला और एक सेफ जगह पर ले जाने लगी। यहाँ बॉयड ने एम्बुलेंस को तुरंत ही रोककर जो लोग भी थे उन सबको वहाँ से उस आदमी की मदद करने को बुला लिया। एम्बुलेंस के अंदर जेना थी जो तुरंत ही माइकल के पास आकर उसकी गर्दन देखने लगती है। तभी ब्रैड तुरंत ही एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर को बाहर लेकर आ जाता है। अच्छी बात ये थी कि जेना ने देखा कि माइकल की हालत अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक जेना उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती। इधर बॉयड को कैनी के लाए हुए सभी औजारों में से जो भी काम का मिला उसको लेकर बॉयड ने दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दरवाजा इतनी बुरी तरह अटक रखा था कि खुलने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ जेना तुरंत ही सोफी के पास आती है और उसको बोलती है देखो पहले तो तुम शांत हो जाओ और दूसरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिता को हुआ क्या था। सोफी ने कहा हम यहाँ से हाईवे की ओर जा रहे थे कि तभी हमें रोड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ नजर आया। सोफी की ये बात सुनते ही तबिथा और जेना बहुत ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के साथ जो भी इस टाउन के अंदर फंसा है बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज होती है। फिर सोफी ने कहा मेरे पिता ने ये शॉर्टकट लेने के बारे में सोचा और हम जैसे इस टाउन में आए तो उन्हें दौरे पड़ने लगे। मैंने गाड़ी को संभालने की कोशिश की मगर उन्होंने जानबूझकर, ये शायद उन्हें दौरे पड़ने की वजह से कुछ पता नहीं चला, उन्होंने एक्सेलरेटर पर अपना पूरा पांव दे दिया और जो हुआ बाकी आपके सामने है। इतना कहते ही सोफी बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसकी हालत देखकर तबिथा ने उसे सहारा दिया। अब काफी कोशिशों के बाद बॉयड और कैनी ने दरवाजे को जरा सा खोल लिया था, लेकिन अभी भी दरवाजा पूरी तरह अटक रखा था। लेकिन तभी ब्रैड की नजर वहाँ पर औजारों में पड़ी हुई एक चेन पर पड़ती है, जिसे जेड और जूली तुरंत ही ब्रैड के पास ले आते हैं। फिर ब्रैड ने उस चेन को दरवाजे के अंदर डाला और कुछ ही सेकंड्स में दरवाजे को तोड़ दिया। अगले ही पल कैनी माइकल को फ्री करवा कर उसे स्ट्रेचर पर लिटा देता है और तुरंत ही उसे एम्बुलेंस में डालकर कॉलोनी हाउस ले जाने लगे। लेकिन जेना कहती है हमें इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि हम कॉलोनी हाउस तक नहीं पहुंच पाएंगे। कॉलोनी हाउस तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा रात हो जाएगी और कॉलोनी हाउस में बेसिक चीजें भी नहीं है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज करना होगा। मगर बॉयड ने
कहा, हमारे पास काफी समय है और गाड़ी भी, हम चाहे तो कॉलोनी हाउस पहुंच सकते हैं, वहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। देखो अगर इन दोनों को होश आई या इनको जब इस टाउन के बारे में असलियत का पता चलेगा तो सोचो ये कितना बड़ा हंगामा कर सकते हैं। मगर जेना ने कहा, मैं अपने साथ कैनी को ले जाती हूँ, उम्मीद है कैनी इन्हें संभाल लेगा। फिर बॉयड कैनी के पास आया और उसे बोला, जाओ तुम्हें हॉस्पिटल में इनकी निगरानी करनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें इन्हें दरवाजों को खोलने नहीं देना। कैनी कहता है, अब बेफिक्र हो जाइए, मेरी सलाह माने तो आपको फातिमा और एलिस के पास होना चाहिए। इसके अगले ही पल कैनी उन सबके साथ एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। यहाँ जैसे ही खतरा टला तो तबिथा अपने दोनों बच्चों के पास आई, जहाँ पर जूली अपनी माँ तबिथा से पूछती है, बताइए शाम होने वाली है और डैड अब तक घर नहीं आए। जिसके जवाब में तबिथा कहती है, मेरे बच्चों तुम टेंशन मत लो, डैड अपनी चिंता करना जानते हैं, वो बाहर अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे, उम्मीड है वो कहीं आरवी में ही रात गुजारने वाले हैं, अगर ऐसा नहीं तो वो टाइम से घर आ जाएंगे। यहाँ हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि वो जो जूली थी जो अपने पिता जिम के पास खड़ी थी, जिसने अपनी आंखों से अपने पिता को अपने सामने ही मरते हुए देखा था, वो ये वाली जूली तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि इस जूली को और साथ ही साथ तबिथा और ईथन को तो भनक तक नहीं है कि बेचारा जिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले ही पल वहाँ पर जेड आ गया जो तबिथा को बोलता है, तुमने जिम को सब कुछ सच सच बता दिया कि नहीं? तबिथा कहती है, मैंने सब कुछ सच बता दिया है, लेकिन अभी तक जिम वापस नहीं आया। ये सुनते ही जेड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिम ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। मगर उल्टा अब तबिथा कहती है, जेड तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, मुझे लगता है जिम अपनी रक्षा खुद कर सकता है। ये सुनते ही जेड को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वो पूछता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और जिम की आपस में कोई ना कोई लड़ाई हुई है। मगर तबिथा ने कहा, प्लीज ऐसा नहीं है, मैं बस अपने आप को मजबूत रखना चाहती हूँ। लेकिन जेड के लाख मना करने के बावजूद भी तबिथा जेड को बोलती है, प्लीज अपने घर चले जाओ, सुबह होते ही हम इस बारे में बात करेंगे, जैसे जिम वापस घर आ जाएगा तो मैं सबसे पहले उसे लेके तुम्हारे पास ही आऊंगी। इसके बाद तबिथा वापस घर चली जाती है। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को जो सीधा दौड़ता हुआ कॉलोनी हाउस के अंदर आने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आई कैली जो आते ही बॉयड पर गुस्सा हुई कि उन्होंने एल्जिन के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। एल्जिन बेचारा एक बच्चा है और वो इस टाउन की चपेट में आ चुका है। लेकिन बॉयड कहता है, अगर फातिमा की जगह तुम्हारी खुद की बेटी होती या तुम्हारी खुद की बहन होती तो क्या तब भी तुम ये सब कुछ मुझे बताती? लेकिन कैली कहने लगी, तुम एक अच्छे लीडर नहीं हो, तुम टाइम के साथ साथ इस पूरे टाउन की उम्मीदों को तोड़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुमने एल्जिन की इतनी बुरी हालत की तो क्या वो ठीक होने के बाद दोबारा तुम्हारे साथ वैसा रह पाएगा जैसा वो पहले था? इतना कहते ही कैली वहाँ से चली जाती है। फिर बॉयड भी कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे सबसे पहले डोना मिलती है। डोना बॉयड को कहने लगी, बॉयड तुम्हें तो इस वक्त टाउन के अंदर होना चाहिए। जिस पर बॉयड ने कहा, मैं तो अपने बेटे और अपनी बहू से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही डोना बॉयड से माफी मांगती है और उसको बोलती है, देखो भाई तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर एलिस तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी बेटा है, इसलिए एलिस और फातिमा को उतनी तुम्हारी जरूरत नहीं जितनी टाउन वालों को है। मगर बॉयड उसकी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से डोना को बहुत ज्यादा शक होता है। बॉयड ने कहा, चुपचाप मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो, मुझे तुम्हें कुछ राज की बातें बतानी है। ये सुनते डोना और भी ज्यादा घबरा गई। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है कैली पर, जो कैनी की मोम के डाइनर में आई थी। उसे बार बार एल्जिन के साथ जो हुआ उसी का ही अफसोस हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन तभी वहाँ पर रखा हुआ रेडियो खुद ब खुद ही चलने लगता है, जिस वजह से कैली के गुस्से में और भी ज्यादा इजाफा हो गया। यहाँ सीन दोबारा से शिफ्ट हुआ कॉलोनी हाउस के अंदर, जहाँ पर क्रिस्टी फातिमा की तबीयत देख रही थी। क्रिस्टी ने कहा, बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी में कहाँ और कितना पेन हो रहा है। फातिमा ने कहा, ये पेन बहुत ही अजीब है, अगर ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो मेरी बॉडी के हर एक कोने में होता है, लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मगर तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे झूठा कहती थी और देखो उसका नतीजा क्या हुआ। मैंने तुम सबको बताया था कि मेरे पेट में कुछ ना कुछ है, लेकिन तुमने तो मुझे पागल के अलावा और कुछ नहीं समझा। क्रिस्टी फातिमा से माफी मांगती है और अपने इस किए पर काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। लेकिन तभी वहाँ पर बॉयड और डोना आ गए, जिन्हें देखकर क्रिस्टी तुरंत ही वहाँ से जाने लगी। मगर बॉयड ने कहा, क्रिस्टी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ तुम्हारा सुनना जरूरी है। और फिर अगले ही पल सभी को इकट्ठा करके बॉयड कहता है, जिस दिन फातिमा के पेट में से बच्चा बाहर आया था उस दिन मैं नीचे टनल के अंदर गया था, और मेरा यकीन मानो इस टाउन के अंदर मैंने बहुत ही भयानक चीजें देखी हैं, लेकिन वो चीज मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि किसी की भी रातों की नींदें उड़ा दे। मैं जब नीचे गया तो जो फातिमा के पेट में से बच्चा निकला था वो बच्चा उसी बूढ़ी औरत के हाथ में था, और तब मैं देखता हूँ कि आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स खड़े हैं, और वो बूढ़ी औरत सभी मॉन्स्टर्स के बीच में उस बच्चे को रख देती है। बस इतना ही नहीं, वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होता गया, और मेरी नजरों के सामने ही देखते वो बच्चा एक बड़े आदमी में बदल गया। वो जैसे ही खड़ा हुआ तो मैं देख चौंक जाता हूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर स्माइली ही है। ये वही मॉन्स्टर है जिसे मैंने अपने हाथों से मारा था। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलें काट कर एक मॉन्स्टर को जान से मारा था, और वो
भी अब जिंदा हो चुका है, यानी वो जितना भी कोशिश कर ले इस टाउन से, इन मॉन्स्टर से और अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकते। बॉयड की ये सब बातें सुनकर फातिमा तो अपना आपा ही खो देती है। फातिमा ने कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे पेट में उन्हीं घटिया तरीन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर था? जिस पर बॉयड ने कहा, देखो बेटा शांत हो जाओ। लेकिन फातिमा कहती है, शांत? बॉयड आप समझ नहीं पा रहे, आपने सिर्फ देखा है, आप सिर्फ हमें ये बातें बता रहे हो, लेकिन वो बच्चा मेरे पेट में था पूरा टाइम। पता नहीं मेरे में और क्या क्या है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते ही फातिमा वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कैनी, जेना, सोफी और उसके पिता माइकल को, जो हॉस्पिटल में बैठकर रात गुजार रहे थे। सोफी अपने पिता के लिए प्रे करती है और जैसे ही प्रे खत्म हुई तो वो तुरंत ही कैनी के पास आई। सोफी ने कैनी को बोला, कैनी मुझे अपनी मोम से फोन पर बात करनी है, तो क्या तुम मुझे अपना फोन उधारा दे सकते हो? जिस पर कैनी अब ना चाहते हुए भी सोफी को सब कुछ सच सच बताने लगता है। उसने कहा, देखो जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये सुनकर काफी गुस्सा आएगा, लेकिन प्लीज मेरी हर छोटी से बड़ी बात धीरज रख के सुनना। हम जिस टाउन में रहते हैं यहाँ पर शाम होते ही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो मॉन्स्टर्स हमें चीर फाड़ कर देते हैं और हम चाह के भी इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते और हमें सिर्फ और सिर्फ ये तावीज बचाता है। अब पूरा 1 घंटा लगाकर कैनी ने सोफी को हर एक चीज क्लियर कर दी, लेकिन हैरत की बात थी कि सोफी ने कैनी से एक भी सवाल नहीं किया। ये चीज कैनी को भी जरा सी अजीब लगती है, मानो जैसे सोफी अभी तो सब कुछ सुन रही है, बाद में वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं तबिथा को, जो शाम होने के बावजूद अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर खड़ी थी। वो ऐसा इसीलिए कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जिम यहाँ से आ जाए, मगर तभी वहाँ पर जूली आई, जो अपनी माँ तबिथा से कहने लगी, देखिए मॉम, आप मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं आप दोनों की भावनाओं को समझ सकती हूँ। अगर आप दोनों के बीच कोई ना कोई लड़ाई हुई है जिस वजह से डैड आज रात घर नहीं आ रहे, तो इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से ईथन आया, जो उन दोनों को कहता है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे डैड की बहुत याद आ रही है, प्लीज मॉम आप कुछ ना कुछ करके डैड को वापस लाइए। लेकिन उन दोनों ने ईथन को सहारा दिया और कहा, देखो डैड आरवी में मजे से रात गुजार रहे हैं, सुबह होते ही वो अपना काम खत्म करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड, डोना और एलिस को, जहाँ पर बॉयड बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो कहता है, देखो मुझसे अब लीडरगिरी नहीं होती, मैं इस जगह से जितना लड़ सकता था मैंने उससे दुगना लड़ा, लेकिन हमें एक भी सफलता हासिल नहीं हुई। इस चीज का सिर्फ एक ही मतलब निकला और वो ये कि हमारा यहाँ पर मरना तय है, हम चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और तुम लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इतनी सिंपल सी बात है, हम सबको यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है, और जब हमारी मौत आई तो खुशी खुशी मौत को गले लगाना है। और रही बात लीडर होने की, तो आज से मैं किसी का लीडर नहीं हूँ, भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मैं तो बस अपने बेटे और अपने बहू को और साथ ही साथ कैनी को इस पूरी दुनिया से बचाऊंगा। डोना, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हम सब लोग एक ही परिवार होकर एक घर में रह लेंगे। इतना कहते ही बॉयड वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसके रास्ते में क्रिस्टी आ गई। क्रिस्टी ने कहा, बॉयड तुम ही एक ऐसे हो जिसे देखकर पूरे कॉलोनी हाउस और टाउन वालों को हौसला मिलता है, और तुम ही अब हमें बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो, प्लीज तुम्हें हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मगर बॉयड कहता है, अब स्ट्रॉन्ग व्रोंग गया भाड़ में, जब भी कोई नया कांड होता है तो सबसे पहले बॉयड पहुंचे। ये बॉयड की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग आगे क्या करेंगे। अगर बॉयड की वजह से कोई मारा गया तो यहाँ पे सब लोग बड़े मजे से सोते हैं, लेकिन एक बॉयड ही है जिसकी नींद हराम होती है, इसलिए लीडर बनने के बारे में मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं बाकी। तभी एलिस ने कहा, मुझे अपने पिता से प्राइवेट में बात करनी है, इसलिए डोना और क्रिस्टी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एलिस अपने पिता को सहारा देता है और कहता है, देखिए डैड, हमने इस टाउन में मेरी मॉम को खोया, आपने अपनी पत्नी को खोया, तो क्या मेरी मॉम का बदला लिए बिना ही आप क्यों कर जाओगे? सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस तरह नहीं बैठा जाता। मगर बॉयड जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल सीरियस था। अब बॉयड से जरा सा भी रहा नहीं जाता और वो बेचारा एलिस के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगता है, लेकिन इस बार एलिस भी उसे सहारा नहीं दे पा रहा था। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं जूली, ईथन और तबिथा को, जो जिम के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि तभी उन्हें किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज आने लगी। वो तीनों जैसे ही किचन के दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि प्रेशर कुकर में जो उनका सालन पक रखा था वो खुद ब खुद ही नीचे गिर चुका है और वो पूरा सालन वेस्ट हो चुका है। तबिथा को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये खुद ब खुद कैसे गिर गया, लेकिन तभी किचन के अंदर हर एक चीज खुद ब खुद हिलने लगती है, मानो जैसे कोई चुड़ैल, आत्मा या कोई ना दिखने वाली बला हो जो उन सब पर अटैक करने वाली हो, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर सीन तुरंत ही कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं कैनी, सोफी और माइकल को, जो अभी भी हॉस्पिटल में किसी तरह रात गुजार रहे थे, लेकिन कैनी बेचारा पहरा देते देते अपनी कुर्सी पर ही सो जाता है। तभी उसके पास सोफी आई, जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे, मानो जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ करने वाली हो। लेकिन तभी वो अपने पिता माइकल के पास जाती है और अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपने पिता की छाती पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद
बंद करके बोला, अब तुम उठ सकते हो। कुछ ही देर बाद माइकल ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन वो बेचारा जरा सा भी हिल नहीं सकता था। सोफी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम अकेले ही इस ट्रिप में आए हो और यकीन मानो मुझे तुम्हारी बेटी बनके बहुत मजा आ रहा है। फिर सोफी ने बताया, मैं कोई और नहीं बल्कि वही बुड्ढा हूँ जिसने सूटकेस में से लड़की के कपड़े उतारे और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बॉडी को एक लड़की की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया, क्योंकि अब उसे सबकी नजरों के सामने टाउन के अंदर जो आना था। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने लड़की का रूप ले लिया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि थी सोफी ही। माइकल जब रास्ता भटक कर टाउन के अंदर जा रहा था तो सोफी ने उसे रुकने का कहा, जिस पर बेचारा माइकल सोफी को अपनी कार में बिठा लेता है। लेकिन तभी सोफी ने माइकल पर हाथ रखा और बेचारे माइकल को सीजर अटैक आने लगे। दौरे पड़ने की वजह से बेचारा माइकल कार का बैलेंस खराब कर देता है और कार सीधा पुलिस स्टेशन में जा टकराती है। यहाँ सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हुआ, जहाँ पर सोफी ने माइकल को बोला, तुम काफी इनोसेंट हो, बहुत ही मासूम हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगी और अब तुम मरने वाले हो तो तुमसे क्या ही छुपाना। जिस टाउन में तुम हो ना, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, मगर गुजरते टाइम के साथ साथ ये लोग एक एक करके मारे जाएंगे। इतना कहते ही सोफी ने माइकल के मुंह पर हाथ रखा, जिस वजह से बेचारे माइकल का दम घुटने लगा और बेचारा माइकल तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसी के साथ फ्रॉम का पार्ट 25 यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।